हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का, जिसके अंदर अपन देख चुके थे अम्ल, क्षार और लवण का इंट्रोडक्शन अपन देख चुके थे। इसके बाद अपन ने बात की थी आर्यनियस संकल्पना, आर्यनियस संकल्पना की अपन बात कर चुके थे। इसके बाद अपन ने देखी थी ब्रोंस्टैंड लोरी संकल्पना, ब्रोंस्टैंड लोरी संकल्पना। इस सब के बारे में अपन बात कर चुके थे और आज अपन बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार की जो लुईस संकल्पना थी उसके बारे में, कि आर्यनियस ने तो बता दिया था कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। ब्रोंस्टैंड लोरी की भी अपन बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि अम्ल क्षार की परिभाषा लुईस ने किस प्रकार से दी, लुईस ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया। तो आज का अपना हेडिंग होगा लुईस संकल्पना। तो बात करते हैं लुईस संकल्पना क्या होती है। छोटा सा पॉइंट है लुईस संकल्पना। आज का अपना हेडिंग होगा लुईस संकल्पना, लुईस संकल्पना। देखो लुईस ने क्या कहा, सन 1923 के अंदर, सन 1923 के अंदर लुईस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, अम्ल व क्षार की परिभाषा दी। सन 1923 के अंदर लुईस ने अम्ल व क्षार की परिभाषा दी। इसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म की इसने बात की। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की इसने बात की। इसने बताया कि अम्ल जो होते हैं वो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल जो होते हैं उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो भी पदार्थ होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार के बारे में इसने बताया कि क्षार जो होते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती इनके पास में। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसमें नोट करेंगे डिटेल से। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा आप। फर्स्ट पॉइंट, सन 1923 के अंदर, 1923 में, सन 1923 में लुईस ने अम्ल व क्षार की परिभाषा दी। अम्ल व क्षार की परिभाषा दी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना कि सन 1923 में लुईस ने अम्ल व क्षार की परिभाषा दी। सेकंड पॉइंट अपन नोट करेंगे इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन, लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। तो नोट करेंगे अपन, लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार, इसके अनुसार अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म
ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल क्या हो गए? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और इसके अनुसार क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की क्या डेफिनेशन होगी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके नीचे आप नोट कीजिएगा, इसके नीचे आप नोट कीजिए अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं BF3 प्लस NH3 की क्रिया आपस में जब करवाई जाती है, NH3 के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको लोन पेयर भी बोला जाता है। तो ये NH3 क्या होता है? इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती, और BF3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है NH3 अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है? BF3 को डोनेट कर देता है। और ये कुछ इस तरीके से B3F NH3 इस तरीके से कुछ सहसंयोजक बंध के रूप में यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो NH3 की अगर अपन बात करते हैं तो इसने क्या किया है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट किया है। तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि क्षार क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और BF3 की अगर बात करें तो BF3 ने क्या किया है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया है। तो अम्ल क्या हो गए? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो BF3 यहाँ पे क्या हो गया? अम्ल हो गया। ठीक है, ये वो होगी आर्रेनियस लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं कि लुईस संकल्पना के अनुसार लुईस अम्ल क्या होते हैं और लुईस क्षार क्या होते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। लुईस अम्ल क्या होते हैं? देखो, लुईस संकल्पना में अम्लों को लुईस कहा गया है। इसके अनुसार अपन देखते हैं कि लुईस संकल्पना के अनुसार कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। लुईस ने क्या कहा कि अम्ल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं अम्ल। और अम्ल जो इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं क्योंकि इनका अष्टक जो होता है, क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। क्योंकि इसके अष्टक अपूर्ण होता है, उसमें अष्टक में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन ऋणी होने के कारण इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वे पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लुईस ने उन्हें क्या कहा, लुईस अम्ल कहा। तो इसकी डेफिनेशन मैं नोट करता हूं बोर्ड पे कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। लुईस के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ अम्ल का कार्य करते हैं, अम्ल का कार्य करते हैं। लुईस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ अम्ल का कार्य करते हैं, इन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है, इन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, लुईस अम्ल कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है, इनका अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। ये हो गई डेफिनेशन लुईस अम्ल की। अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो जिन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। बात करते हैं BF3 की। BF3 जो है एक प्रकार का लुईस अम्ल है, BF3 एक प्रकार का लुईस अम्ल है। इसके बाद एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसके अंदर Mg+2 जो होता है वो भी एक प्रकार का लुईस अम्ल होता है। Na+ जो होता है ये भी एक प्रकार का लुईस अम्ल होता है। बात करते हैं AlCl3 की, ये भी एक प्रकार का लुईस अम्ल होता है, एक्सेट्रा आदि। ये जो सब होते हैं वे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लुईस अम्ल की। अब अपन बात करते हैं लुईस क्षार की कि लुईस क्षार क्या होते हैं। लुईस क्षार क्या होते हैं, लुईस क्षार, क्षार क्या होते हैं, लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। लुईस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होगी लुईस क्षार की, कि वे पदार्थ जो की इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं या इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो डेफिनेशन मैं नोट कर रहा हूं बोर्ड पे। लुईस क्षार की डेफिनेशन, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं या
जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं अपने पास, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती, वे पदार्थ लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन देखते हैं H2O जो होता है एक प्रकार का लुईस क्षार होता है, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बात करते हैं OH- की, ये भी एक प्रकार का लुईस क्षार होता है। Cl- जो होता है ये भी एक प्रकार का लुईस क्षार होता है। बात करते हैं NH3 की, NH3 के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का क्या है? लुईस क्षार है। ठीक है, तो इस प्रकार से लुईस ने लुईस अम्ल व लुईस क्षार के बारे में बताया, जिससे ये सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन रहित आरएनएस ने क्या कहा था कि जिसमें हाइड्रोजन हो या फिर जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो मतलब जिस पदार्थ आरएनएस के अनुसार तो क्या हो गया कि जिसके अंदर अम्ल, जिस अम्ल के अंदर हाइड्रोजन नहीं होता वो अम्ल ही नहीं होता, या फिर जिस क्षार के अंदर OH- नहीं होता वो क्षार ही नहीं होता। लेकिन लुईस ने उसकी अवधारणा को गलत साबित कर दिया। इसने क्या बताया कि H+ रहित अम्ल और OH- रहित क्षार की व्याख्या भी आसानी से की जा सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि जिस पदार्थ के अंदर H+ आयन हो वो अम्ल हो, जरूरी नहीं कि OH- आयन जिस पदार्थ के अंदर है वो भी क्षार ही है। OH- रहित आयन वाले पदार्थ भी क्षार हो सकते हैं, और H+ आयन वाले पदार्थ भी, जिसके अंदर H+ आयन नहीं होता, वो पदार्थ भी क्या हो सकते हैं? अम्ल हो सकते हैं। तो यही बात लुईस ने बताई है। तो लुईस संकल्पना यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। लुईस संकल्पना कंप्लीट हो चुकी है। 2 लाइन इसके अंदर नीचे नोट कर लीजिएगा। इन संकल्पनाओं के आधार पर, इन संकल्पना के आधार पर, या इस संकल्पना के आधार पर, इस संकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन रहित अम्लों व OH- आयन रहित क्षारों के गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो आरएनएस ने जो कमी छोड़ी थी अम्ल और क्षार के बारे में बताने में, वो लुईस ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी उसकी कमी को, कि लुईस ने बता दिया कि हाइड्रोजन रहित अम्लों व OH- रहित क्षारों की गुणों की व्याख्या भी आसानी से की जा सकती है। तो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं अम्ल और क्षार की तीनों संकल्पनाएं। क्या कंप्लीट हो चुके हैं? अम्ल और क्षार की तीनों संकल्पनाएं। अपन अम्ल और क्षार का इंट्रोडक्शन देख चुके थे।
इसके बाद अपन ने बात कर चुके थे आर्हेनियस के बारे में, ब्रोंस्टेड लोरी की अपन बात कर चुके हैं। आज कंप्लीट हो गई है लुईस संकल्पना। तो अब अपन ने कुछ अम्ल और क्षार के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, उसके कुछ सामान्य गुण हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आइए नोट कीजिएगा पॉइंट, सामान्य गुण। सामान्य सामान्य गुण, सामान्य गुणों की बात कर रहे हैं अपन किसके, अम्ल और क्षार के। अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला गुण अपन इसके अंदर देखते हैं। हमने शुरू के अंदर ही इसके बारे में बात की थी कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा आप कि अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का सामान्य गुण क्या हो गया कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट गुण। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे के अंदर कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो क्या करते हैं, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। सभी अम्ल, बात कर सकते हैं अपन सभी अम्लों की कि सभी अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं, क्षार होते हैं वो कुछ क्षार ही धातु से क्रिया करके H2 गैस देते हैं। मतलब सभी अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु सभी क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो अपन दूसरा पॉइंट यहां पे नोट करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड सामान्य गुण की अपन बात करते हैं, नोट कीजिएगा आप। सभी अम्ल धातु से क्रिया करके, सभी अम्ल धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। नोट कीजिएगा, अम्ल प्लस धातु क्या बन रहा है, लवण प्लस H2 बन रहा है। इस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न हो रही है कि अम्ल क्या कर रहे हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। अम्ल की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे H2SO4 अपन लेते हैं, H2SO4 प्लस जिंक, धातु की अपन क्रिया करवाते हैं
तो जिंक क्या करता है, SO4 से क्रिया करता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेता है, प्लस बचता है H2 गैस। क्या हुआ देखिए, अम्ल क्या कर रहा है, H2SO4 जिंक धातु के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट लवण बना रहा है और साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ठीक है, इसके आगे आप नोट कीजिएगा कि कुछ क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु सभी क्षार ऐसा नहीं करते हैं। कुछ क्षार धातु से क्रिया करके H2 गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। कुछ क्षार धातु से क्रिया करके H2 गैस देते हैं, नोट कीजिएगा आप। इतना आपने नोट कर लिया। अभी उसके नीचे नोट कीजिएगा, क्षार प्लस धातु लवण प्लस H2। क्षार की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्षार लेते हैं अपन NaOH, ठीक है, 2NaOH अपन यहाँ पे लेते हैं, जिंक के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो क्या बनता है, Zn जिंक Na, सॉरी यहां पे बनेगा Na2 ZnO2। ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो सोडियम के दो अणु आ गए, जिंक आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे, अब लास्ट में क्या बच जाता है, H2H है, H2 हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। तो अम्ल की तरह क्षार भी क्या कर रहे हैं, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, परंतु नोट कीजिएगा, परंतु सभी क्षार हाइड्रोजन गैस नहीं देते, परंतु सभी क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, तो दूसरे जो जनरल प्रॉपर्टी थी उसके बारे में अपन ने बात की कि सभी अम्ल क्या करते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। केवल कुछ क्षार ही ऐसे हैं जो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की, तीसरे गुण की अपन बात करते हैं। तीसरे गुण की अपन बात करते हैं, अपन इसके अंदर देखते हैं, एक तो होता है धातु ऑक्साइड और एक होते हैं अधातु ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है धातु ऑक्साइड और एक क्या है, अधातु ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड है वह क्या करता है, क्षार के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है।
और अधात्विक ऑक्साइड भी क्या कर रहा है, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ, और अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ क्रिया करते हैं। अपन ने बात की थी कि अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण प्लस जल। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले। अब अपन बात करते हैं धातु ऑक्साइड, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड की। तो अम्ल के साथ क्या आता है, क्षार आता है, और क्षार की जगह यहाँ पे किसने ले ली है, धातु ऑक्साइड ने ले ली है। किसकी ने ले ली है, धातु ऑक्साइड ने ले ली है। इसका जो बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी सेम ही आ रहा है, लवण प्लस जल इधर भी बन रहे हैं, लवण प्लस जल उधर भी बन रहे थे। तो क्षार की जगह किसने ले ली, धातु ऑक्साइड ने ले ली। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड है, उसने क्या किया, अम्ल की जगह ले ली। अम्ल की जगह किसने ले ली, अधात्विक ऑक्साइड ने ले ली। तो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार बनके क्या बना रहे हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षार बनके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो अम्ल ने क्या किया, अम्ल की जगह किसने ले ली, अधात्विक ऑक्साइड ने। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये अधात्विक ऑक्साइड होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बारे में है अपना तीसरा जनरल सामान्य गुण। तो आप अब नोट कीजिएगा इसके अंदर अपना तीसरा सामान्य गुण। एक बार मैं वापस समझा दूंगा ये आपको। तीसरा गुण नोट कीजिएगा, अम्ल। अम्ल क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस या लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके नीचे इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड अपन यहां पे लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अपन लेते हैं, यहां पे लेते हैं अपन कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो क्या होता है, एक प्रकार का धातु ऑक्साइड होता है। और साथ में लेते हैं अपन अम्ल की। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो अपन यहाँ पे लेंगे अम्ल 2HCl, 2HCl साथ में लेते हैं। ये क्या है, अम्ल है। और कॉपर ऑक्साइड क्या है, धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब ये धातु ऑक्साइड क्या कर रहा है, इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, साथ में तो बन रहा है इसमें जल, और लवण के रूप में यहां पे बन रहा है कॉपर क्लोराइड, CuCl2 बन रहा है। क्या बन रहा है, CuCl2। तो इस तरीके से क्या हुआ कि धातु ऑक्साइड ने किसकी जगह ली, किसकी जगह ली, क्षार की जगह ली। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। इसलिए धातु ऑक्साइड
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो नीचे आप इसके नीचे नोट कीजिएगा, अतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइड की। तो इसी के अंदर आगे नोट कीजिएगा आप, आगे नोट कीजिएगा, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। लवण प्लस जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या कर रहे हैं? क्षारों के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। अतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की अपन ने बात की। इसके बाद अपन ने बात की अधात्विक ऑक्साइड की, कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारों के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गए? यहाँ पे अम्ल हो गए। क्या हो गए? अम्ल हो गए। तो 3 गुणों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं चौथे गुण की। गुण नंबर 4 की अपन बात करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जो होते हैं, इनके जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका चौथा गुण क्या हो गया अपना, कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो नोट कीजिएगा आप, अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन, अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका उपयोग, मतलब इस विलयन का उपयोग, इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है। तो ये बात होगी चौथे गुण की। अब अपन अम्ल और क्षार के लास्ट गुण की बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। अगर आप साथ के साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को बीच में रोक के आप आसानी से नोट कर सकते हैं।
बात करते हैं पांचवें गुण की, पांचवें सामान्य गुण की अपन बात करते हैं अम्ल और क्षार की। तो पांचवा गुण क्या है कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। अम्ल क्या करते हैं, क्षार के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। इसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, क्षार के साथ रिएक्शन करते ही अपने गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो इसी वजह से मैंने पहले आपको बताया था कि ये किस काम के अंदर आता है कि अपने पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। क्षार एसिडिटी को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो फिफ्थ पॉइंट आप नोट कीजिएगा, अम्ल क्षार से क्रिया करके, अम्ल क्षार से क्रिया करके अपने गुण खो देता है, अपने गुण खो देता है। इसे उदासीनीकरण कहते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अम्ल प्लस क्षार क्या बना रहा है, लवण प्लस जल। जो जिस रिएक्शन के बारे में अपन सबसे पहले बात कर चुके हैं, सबसे लास्ट में भी अपन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। HCl प्लस क्षार NaOH जो है, NaOH क्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl प्लस H2O। तो यहां पे अपन कंप्लीट कर चुके हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की अम्ल क्षार का इंट्रोडक्शन अपन देख चुके हैं। आहारणीय संकल्पना अपन ने देख चुकी, ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में हमने बात की, लुईस संकल्पना के बारे में अपन बात कर चुके हैं और सामान्य गुणों की अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अपन कल बात करेंगे अम्ल और क्षार के उपयोग के बारे में, फिर अपन पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप मेरे नोट्सों को अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहे हैं वीडियो देख के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7619 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मेरी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या कमी लग रही है। अगर आप कोई कमी बताएंगे तो मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। थैंक यू।